अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जमशेद कंप्यूटर एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक SDLC से रिलेटेड है और यह हमारा SDLC से रिलेटेड दूसरा लेक्चर है। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ SDLC एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SDLC। कि SDLC है क्या और इसकी इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्टिव क्या है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि SDLC क्या है। तो जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है, SDLC स्टैंड्स फॉर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यानी कोई भी सिस्टम जब हम क्रिएट करते हैं तो वो कुछ स्टेप पे मुश्तमिल होता है। अब इन ही स्टेप को फॉलो करते हुए हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ये जो स्टेप है ये बेसिकली एक मॉडल की फॉर्म में होते हैं, जो हमारे पास एक लॉजिकल मॉडल होता है और इन ही स्टेप को हम SDLC का नाम देते हैं। यहाँ पे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मतलब यह है कि ये जो स्टेप है हम सिस्टम को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और लाइफ साइकिल का मतलब यह है कि कभी कभार इस तरह भी पॉसिबल होता है कि हम लास्ट स्टेप तक पहुँच जाएं, लेकिन हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है या जो हमारा प्रोजेक्ट होता है वो बेस्ट क्वालिटी का नहीं होता। तो फिर ये जो स्टेप्स है ये फिर हम दोबारा रिसाइकल करते हैं, यानी बिल्कुल स्टार्ट पे आते हैं और स्टार्ट में हम देखते हैं कि कहाँ से हमसे गलती हुई थी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, इट इज़ ए लॉजिकल मॉडल कंसिस्ट ऑफ स्टेप विच आर टेकन इन ए सीक्वेंस टू डेवलप ए कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, जिसको हम प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं और सॉफ्टवेयर भी। ये बेसिकली एक लॉजिकल मॉडल होता है, यानी इसका कोई फिज़िकल शक्ल नहीं होता, जो कि स्टेप पे मुश्तमिल होता है। और ये जो स्टेप है इसको हम सीक्वेंस में लेते हैं। सीक्वेंस में लेने का मतलब यह है कि जो हमारे पास पहला स्टेप होता है वो जब हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम सेकंड स्टेप लेंगे। इसके बाद सेकंड स्टेप कंप्लीट होने के बाद हम थर्ड स्टेप में जाएंगे। लेकिन हम इस तरह नहीं कर सकते हैं कि पहले थर्ड वाला कंप्लीट कर ले इसके बाद हम फर्स्ट स्टेप पे आ जाएं। इसी वजह से यहाँ पे मैंने लिखा है कि इसको हम सीक्वेंस की शक्ल में लेते हैं। किस पर्पस के लिए? टू डेवलप ए कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, यानी किसी भी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम को हम डेवलप करने के लिए ये स्टेप लेते हैं। यहाँ पे ये जो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है ये कोई प्रोजेक्ट भी पॉसिबल है और साथ साथ सॉफ्टवेयर भी पॉसिबल है। आगे देखें, व्हेन ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज़ बिल्ड बाय यूजिंग SDLC देन देयर विल बी वेरी लिटिल चांसेस ऑफ एरर इन द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। मतलब जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं और SDLC के मुताबिक हम चले, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम चले, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर बन जाए वो बेस्ट क्वालिटी का होगा और इसमें चांसेस ऑफ एरर बहुत ही कम होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा है कि बट इट शुड आल्सो बी नोटेड दैट वी कैन डेवलप ए सिस्टम विदाउट यूजिंग SDLC। अच्छा, यहाँ पे हरगिज़ इसका मकसद ये नहीं है कि जब आपके पास SDLC नहीं है, मतलब आप SDLC के स्टेप पे अमल नहीं करते तो आप किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप नहीं कर सकते, नहीं। बल्कि हमारे पास ऐसा भी पॉसिबल है कि SDLC के बग़ैर भी हम प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। लेकिन याद रखें कि जो प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर हम SDLC के स्टेप के मुताबिक ना बनाएं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होती है कि वहाँ पे हमारे पास सॉफ्टवेयर में एरर होगा। लेकिन अगर वही सॉफ्टवेयर हम SDLC को फॉलो करते हुए बना लें तो हमारा जो सॉफ्टवेयर होगा वो बेस्ट क्वालिटी का होगा। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ SDLC। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, बाय यूजिंग SDLC द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इज़ ब्रोकन इनटू स्टेप्स एंड दस इट कैन ईजिली बी सॉल्व्ड बाय डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द टीम। यानी अगर हम SDLC के स्टेप के मुताबिक कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो इसका मेन एडवांटेज ये है कि जो हमारे पास टोटल प्रोसेस होता है ये पार्ट में डिवाइड हो जाता है। देखें, प्रोसेस इज़ ब्रोकन इनटू स्टेप्स एंड दस इट कैन ईजिली बी सॉल्व्ड बाय डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द टीम। हमारे पास सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक टीम होती है जिसमें एनालिस्ट भी होते हैं, प्रोग्रामर भी होते हैं, टेस्टर भी होते हैं। तो जब हम SDLC के स्टेप के मुताबिक जाएंगे तो हमारा जो टोटल प्रोसेस है वो पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो एक पार्ट एक मखसूस ग्रुप करेगा, मतलब एक काम एनालिस्ट को असाइन हो जाएगा, एक टेस्टर को असाइन हो जाएगा। तो इस वजह से हमारा जो प्रोसेस है वो ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, as SDLC broke the entire process into parts, therefore the programmer can easily work on each part। चूँकि SDLC की मदद से हम टोटल प्रोसेस को पार्ट्स, चूँकि स्टार्ट में मैंने कहा कि SDLC हमारे पास जो इंटायर प्रोसेस है इसको पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसी वजह से
प्रोग्रामर के लिए ईजी हो जाता है कि वो किसी पॉड पे आसानी के साथ काम कर सके। थर्ड पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स ए रफ टाइम एस्टिमेट दैट व्हेन द सॉफ्टवेयर विल बी अवेलेबल फॉर यूज़। अगर हम किसी सॉफ्टवेयर को SDLC के मुताबिक बनाएं तो एक स्टेप कंप्लीट करने के बाद हम जब दूसरा स्टेप शुरू करते हैं या दूसरे को कंप्लीट करने के बाद जब हम तीसरा शुरू करते हैं तो हमें इस तरह अंदाज़ा हो जाता है कि एक स्टेप हमारे पास कितना टाइम लेता है। इस तरह एज ए होल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास एक टाइम एस्टीमेट सामने आ जाएगा, यानी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर इतने अरसे में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, इट प्रोवाइड द बेसिक फ्रेमवर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी सॉफ्टवेयर। अगर हम क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाना चाहें तो अगर हम SDLC पे अमल करें, यानी SDLC के मुताबिक वो सॉफ्टवेयर बनाएं, तो हमें वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और वो फ्रेमवर्क फिर हमें गाइड करेगा कि अब हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो क्वालिटी की तरफ जा रहा है कि नहीं। फाइनली यहाँ पे मैंने लिखा है, SDLC क्लियरली डिफाइंस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल पर्सन्स ऑफ द प्रोजेक्ट टीम। अगर हम SDLC पे के मुताबिक कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो जिस तरह मैंने स्टार्ट में जिक्र किया कि किसी भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमारे पास एक टीम होती है और वो टीम जो होती है उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के बंदे होते हैं। बाज़ एनालिस्ट होते हैं, बाज़ टेस्टर होते हैं, बाज़ प्रोग्रामर होते हैं। तो यहाँ पे हर एक बंदे को अपना जो मखसूस टास्क है वो क्लियर हो जाएगा, यानी उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चलेगा कि ये वाला काम अब मेरा है और ये वाला काम अब इस बंदे का है। तो ये थे हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ SDLC। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SDLC। The main objective of using SDLC is to develop a quality software according to customer demand with low cost and less time। SDLC का मेन मकसद जो होता है वो यही होता है कि हम कम अरसे में कम बजट के साथ कस्टमर की डिमांड के मुताबिक कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट कर लें। Some other objective of SDLC are by using SDLC management of the system at different level become easy। जिस तरह मैंने वहाँ पे जिक्र किया कि अगर SDLC के मुताबिक हम काम करेंगे तो सॉफ्टवेयर को मैनेज करना मुख्तलिफ लेवल पे वो हमारे पास इजी हो जाता है। मतलब हमारे पास एनालिसिस के फेस पे अगर हम हो तो वहाँ पे मैनेज करना इजी होता है, अगर हम कोडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे मैनेज करना इजी होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, ड्यू टू SDLC प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल द रिक्वायरमेंट्स नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम इज ईजी। अगर हम SDLC के मुताबिक काम करेंगे तो हमें हर एक स्टेप में डॉक्यूमेंटेशन का मौका मिलेगा, यानी हम जो काम करेंगे उसको हम रिटन फॉर्म में बना सकते हैं और साथ साथ हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है उसकी हम कॉपी बना सकेंगे। इसके बाद है, इंश्योरिंग दैट प्रोजेक्ट इज़ डेवलप्ड विद इन द करंट एंड प्लान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम SDLC के मुताबिक कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पे ये मुमकिन होगा कि अवेलेबल जितनी भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है और साथ साथ हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसी के बेस पे हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकेंगे। चूँकि हम पहले से इस टोटल प्रोसेस को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसलिए आसानी के साथ हम अवेलेबल टेक्नोलॉजी की मदद से कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। फाइनली हमारे पास है, SDLC शुड आइडेंटिफाई द प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट रिस्क इन एडवांस सो दैट प्रॉपर प्लानिंग शुड बी डन। यहाँ पे मैंने लिखा है कि SDLC शुड आइडेंटिफाई द प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट रिस्क। कभी कभार इस तरह होता है कि जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें प्रोटेक्शनल रिस्क होती है। प्रोटेक्शनल रिस्क इस तरह होती है कि जो हमें दिखाई ना दे लेकिन वक़्त के साथ इसका आना कभी मुमकिन हो जाता है। इस तरह भी पॉसिबल है कि जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हमारे पास जो प्रोग्रामर होते हैं वो बीमार पड़ जाएं या उसको कोई और मसला दरपेश हो जाए, तो इस तरह की जो रिस्क है इसको हम कहते हैं पोटेंशियल रिस्क। लेकिन अगर हम SDLC के मुताबिक जाएंगे तो ये जो पोटेंशियल रिस्क है इसको हम आसानी के साथ हैंडल कर सकते हैं, यानी अगर दरमियान में कोई बीमार पड़ जाए या कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो इसका फिर हम अल्टरनेट सलूशन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग SDLC फेजेस। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास आज का टॉपिक कि SDLC है क्या और इसकी इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।